एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 करिकुलम स्टडीज़ का पार्ट सी, जिसमें हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। सो जो पार्ट सी है ये क्लास आपका 8 है। मैंने जो आपके कुछ मॉडल्स का क्लास लिया था जिसमें टाइलर और किकपैट्रिक का मॉडल था, उसमें ये जो वाला पार्ट था ये छूट गया था। सो आज जो हमारा रिमेनिंग कंसेप्ट्स कुछ बचे हुए थे यूनिट 5 में, सो ये क्लास उससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहली जो बात है कि इसका हेडिंग है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं, तो बेसिकली किसी को इन्फॉर्मेशन देना या किसी से कहना कि तुम ऐसा काम कर लो, तो हमने क्या दिए, इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे मान लीजिए आपकी मदर ने आपसे कहा कि तुमको आज ये काम करना है, तो ये क्या हो गया आपके लिए, इंस्ट्रक्शंस हो गए। या आपके टीचर ने कहा है कि जब टेस्ट होगा तभी आप जब टेस्ट का टाइम हो जाएगा तभी आप इस बुकलेट को ओपन करेंगे, तो ये भी एक तरीका क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। क्लासरूम में भी आपने देखा होगा कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उसी तरह से करिकुलम में इंस्ट्रक्शनल जो पूरा सिस्टम है इसका बहुत महत्व है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदेशात्मक प्रणाली। तो जो अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शन है, ये इसके में टीचर और स्टूडेंट और टीचिंग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब कुछ आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग में, कि टीचिंग में इंस्ट्रक्शंस देने ही पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। तो आप लोगों ने समझा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जो ये इंस्ट्रक्शन देने का जो ये डिज़ाइन है वो किस तरह से ये प्रक्रिया चलती है, तो उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। तो प्रक्रिया को समझने से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम इसलिए देते हैं कि हम अपने स्टूडेंट से ये चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेवियर करें। हम एक इंस्ट्रक्शन दे के उनके व्यवहार को, उनके जो भी बिहेवियर है उसमें अपने अनुसार कि हम जो चाहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइज वे में बिहेवियर करें। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आज मैंने आपको करिकुलम स्टडी के सारे क्वेश्चंस भेजे थे कि ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क था आज का एग्जाम्पल के लिए। तो जो मैंने आज आपको दिया था वो क्या है, इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस इंस्ट्रक्शन से मैं आपसे क्या चाहती हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग बिहेवियर करें। ठीक है, जो आपका बिहेवियर है वो किसके अकॉर्डिंग हो, यहाँ मेरे अकॉर्डिंग हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। तो जो इंस्ट्रक्शन है तो इसका प्रोसेस कैसे चलता है, सो इसको देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाई विच लर्निंग प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंस आर डिजाइन, डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड। तो इस प्रोसेस में जो भी लर्निंग के प्रोडक्ट्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, जो अधिगम है और जो अनुभव है, वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे उसका विकास किया गया है, कैसे उसको डिलीवर किया गया है, बच्चे तक उसको कैसे पहुंचाया गया है। दीज लर्निंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड ऑनलाइन कोर्सेज, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल, वीडियो ट्यूटोरियल्स, लर्निंग स्टिमुलेशन एक्सेट्रा। तो जो ये लर्निंग का प्रोडक्ट आता है, इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अधिगम के उत्पाद। तो ये लर्निंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, जो भी वीडियो हैं, जितने भी ट्यूटोरियल चल रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं लोग, या जो भी सिमुलेशंस आपको दिए जा रहे हैं लर्निंग के लिए, तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके इस प्रोसेस में आते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस में आते हैं। द टर्म इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, करिकुलम डिज़ाइन एंड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली। यानी कि हम चाहे तो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कह दें, चाहे हम करिकुलम डिज़ाइन कहें, चाहे हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम कहें, चाहे हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहें, या फिर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहें, इन सभी का जो मीनिंग है वो एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लिया जाता है। जो सारे वर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान है और एक दूसरे की जगह पे इनका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। करिकुलम डिज़ाइन, तो करिकुलम डिज़ाइन का मतलब क्या है कि हम एक डिज़ाइन बनाते हैं करिकुलम का, उस डिज़ाइन को अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एवेलुएशन करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, दोबारा से उसको अप्लाई करते हैं,
इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन करिकुलम का होता है, इसी तरह से इंस्ट्रक्शनल का सिस्टम चलता है। एक पूरा यहाँ पे डिज़ाइन बनाया जाता है, उसमें बच्चों को कैसा हम बिहेवियर उनसे चाहते हैं, तो इन सब का कहीं ना कहीं आपस में ये एक दूसरे की जगह पे ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस को देखते हैं, इसके फेजेस, इसकी स्टेजेस और इसका एवैल्यूएशन। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फेज, स्टेजेस और आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, तो पहला फेज इसमें क्या है, सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस का मतलब हिंदी में होता है विश्लेषण करना, डिज़ाइन का मतलब है कोई मॉडल बनाना, और डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पे कैसे उसको विकास करते हैं। ठीक है, तो स्टेज 1 जिसमें क्या क्या आता है, एनालिसिस में 2 स्टेज आती हैं। पहली स्टेज क्या है, फेज और स्टेज में अगर आपको डिफरेंस है तो फेज थोड़ा बड़ा टर्म है, और फेज के अंदर ही क्या आती हैं, स्टेजेस आती हैं, छोटी छोटी स्टेज। तो पहला है हमारा टर्म यहाँ पे एनालिसिस। तो एनालिसिस जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक फ़ोन है, ठीक है, इस फ़ोन का एनालिसिस करके बताइए आपको कैसा लगा। तो आप लोग क्या करोगे कि इसको चला के देखोगे, ठीक है, और इसमें बताओगे कि एंड्रॉयड है या कीपैड है, किस तरह का है, कितना फास्ट चलता है, कितना स्लो चलता है, सारी चीज़ें चेक करके एनालिसिस करके बताएंगे। इसी तरह से इंस्ट्रक्शनल सिस्टम का पहला फेज क्या आता है, एनालिसिस। एनालिसिस में हम ये देखते हैं स्टेज 1 परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, कि हमें जो एवैल्यूएशन करना है, ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन सिस्टम में स्टेज के साथ साथ क्या समझते चलते हैं, एवैल्यूएशन भी करना है। तो हमें जो एवैल्यूएशन करना है, तो फर्स्ट फेज में हम क्या देखेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस में देखेंगे कि परफॉर्मेंस में हमें असेसमेंट की क्या ज़रूरत है, और ट्रेनिंग में हमें किस तरह की ट्रेनिंग की नीड है। तो परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग नीड 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है हमारा डिज़ाइन करना। तो ये इसका मुख्य केंद्र बिंदु है कि जब हम किसी डिज़ाइन को लेके काम करते हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम टास्क एनालिसिस करते हैं, इसके बाद हम आउटलाइंस एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, उसके बाद हम असेसमेंट कर लेते हैं, और डेवलपमेंट जो विकासात्मक चरण आता है, इसमें हमारी 3 स्टेज आती हैं, जिसमें डेवलपमेंट, पायलट एंड रिवीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट को विकासात्मक बोलते हैं, पायलट एंड रिवीजन। पायलट का मतलब होता है कि एक विहंग रूप से, मतलब ओवरव्यू एक कर लेना, पायलट स्टडी बोलते हैं ना उसको। दूसरा है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है दोबारा से देख लेना, और लास्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। और इन सभी चीज़ों का क्या कर लिया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपकी ये सारी जो स्टेज है वो आपकी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस में आती हैं, इनको आप लर्न कर लें। अब देखते हैं क्या कंपोनेंट्स हैं इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के, कि किस किस कंपोनेंट्स, किन कंपोनेंट्स के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन सिस्टम में। तो पहला होता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपके क्या उद्देश्य, क्या आपका लक्ष्य है। दूसरा, किस मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं, मीडिया का, कौन सी मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो का कर रहे हैं, वीडियो का कर रहे हैं, विधि कौन सी, मेथड का मतलब विधि, मीडिया का मतलब कौन सा आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं। इक्विपमेंट, किन किन आप इक्विपमेंट, जो भी आपके टूल्स हैं उन किस टूल का आप यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंट किस तरह का है, वातावरण की, और स्टूडेंट, टीचर, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, इंस्ट्रक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं या कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ आते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में। तो जब भी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें होंगी ही होंगी। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हम अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं, जो भी हम क्लासेस कर रहे हैं, तो आपका गोल क्या है, नेट पास करना। नेट पास करने के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेली ऑनलाइन क्लासेस को देखना और मटेरियल को लर्न करना। मेथड क्या है आपका, कि मैं आपको PDF भेजूंगी, PPT भेजूंगी, और इसमें आप इस मेथड के द्वारा स्टडी करेंगे। मीडिया हम यहाँ कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ इक्विपमेंट कौन से यूज़ कर रहे हैं, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट किस तरह का है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आप जो भी इन्वायरमेंट में आप पढ़ रहे हैं, हर किसी का अपना अलग अलग बैकग्राउंड है, किसी का सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट आप हैं, मैं हूँ, और या अगर मैं नहीं होती तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर होता जो आपको इंस्ट्रक्शन देता। तो इस तरह से जो कंपोनेंट्स होते हैं ये किसी भी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में होते हैं।
अब गाइस देखिए इंस्ट्रक्शनल मीडिया को थोड़ा डिफाइन किया है आगे की स्लाइड में कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है। ठीक है, अनुदेशात्मक मीडिया तो मीन्स ऑल डिवाइसेस एंड मटेरियल यूज्ड इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो जो भी आप और मेरे बीच में क्या चल रहा है, टीचिंग और लर्निंग, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें कितनी डिवाइसेस यूज हो रही हैं, इसमें कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शनल मीडिया बोलेंगे। जो भी मैं आपको PDF भेज रही हूँ, जो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी ऑडियो आप सुनते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब का सब कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, इंस्ट्रक्शनल मीडिया में। सो यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस में आप क्या यूज करें, विच इंक्लूड नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया। तो यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन मीडिया यूज नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन इन द सेंस यूट्यूब हमारा, ये व्हाट्सएप हमारा यहाँ कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो सिर्फ यही नहीं बट ऑल्सो सच डिवाइसेज एज स्लाइड्स, फोटोग्राफ्स, टीचर मेड डायग्राम, चार्ट, रियल ऑब्जेक्टिव एंड हैंडआउट्स दैट वी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लान इंस्ट्रक्शन। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ आपको बना के समझा रही हूँ कि ये एग्जाम्पल मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में फ़ोन कर लिया था, तो ये एग्जाम्पल भी मीडिया है। तो हम जो भी रियल चार्ट्स या ऑब्जेक्टिव, या मान लीजिए मैं अक्सर आपको पढ़ाती हूँ तो मैं डस्टर का एग्जाम्पल, चौक का एग्जाम्पल या आपका बॉटल का एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो मैं जो रियल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो भी वस्तुएं हैं, जो वास्तविक वस्तुएं हैं, उनका प्रयोग करके पढ़ा रही हूँ, या मैं कोई फ्लो चार्ट बना रही हूँ, तो वो सब का सब मीडिया में आएगा। जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं ये भी इंस्ट्रक्शनल मीडिया का ही पार्ट है। इंस्ट्रक्शन का सीधा सा मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह से किस माध्यम से, किस मीडिया के द्वारा आप तक पहुँच रही है। अब देखिए आपको याद होगा एडगर डेल का नाम। एडगर डेल ने एक 1969 में एक कोन ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा एक कोन है लर्निंग का और उसमें किस तरह से चीज़ें हमें याद रहती हैं, उसके बारे में, हम लर्निंग कैसे करते हैं और हमारी मेमोरी में वो चीज़ें कैसे सेव होती हैं, उससे रिलेटेड था। सो एडगर डेल का ये अनुभव शंकु, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम कैसे कैसे याद करते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनका एक कोट है, आई सी एंड आई फॉरगेट, मैंने देखा और मैं भूल गया। आई हियर एंड आई रिमेंबर, मैंने सुना और मुझे याद रहा। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, और मैंने किया तो मुझे ये याद हो गया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर के आज क्वेश्चंस दिए हैं, अब क्वेश्चन सिर्फ आपने देख लिए तो आप भूल जाएंगे। अगर उन क्वेश्चंस को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, या मैं रिकॉर्ड करूंगी, उसको आप सुन लेते हैं, तो हो सकता है आपको याद भी हो जाए। ठीक है, और अगर सपोज इसमें हम ये भी मिला दें कि आपने इसको खुद से किया होता, खुद से इन द सेंस कि मैंने जो क्वेश्चंस भेजे हैं, अगर आपने इसको कहीं नोट डाउन कर लिया सपोज, या आपने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा, या अगर आपने खुद से ढूंढ के ये लिखे होते, तो ये आपको अंडरस्टैंड भी हो जाते। तो यहाँ पे कन्फ्यूशियस का ये आपका एक कोट था। तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि जो काम आप इन्वॉल्व होके करते हैं वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो कोशिश किया करिएगा कि मोस्टली चीज़ें आपको कर लें, और करने से हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, सो देखेंगे तो भूलेंगे, सुनेंगे तो याद रहेगा, और खुद से करेंगे तो हमेशा याद बना रहेगा, समझ भी जाएंगे। ठीक है, सो अनुभव का शंकु देखते हैं। सो हम किस तरह से इस ट्रेंड को याद रखते हैं। पहला है इसमें रीडिंग, कि जब कोई चीज़ आप सिर्फ पढ़ते हैं, आपने सिर्फ पढ़ा, तो रीडिंग से यहाँ 10% व्हाट वी रीड, आपने अगर जो भी पढ़ा है उसका 10% आपको याद रहेगा। हियरिंग, अगर आपने किसी को सुना है तो उसका 20% आपको याद रहेगा। ठीक है, अभी मैं ऑडियो अगर लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सुनाकर भेज दूं, उसका 20% आपको याद रहेगा। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे स्लाइड्स भी हैं, तो आपको इसका 50% तक याद रहने की पॉसिबिलिटी है। जब सिर्फ आप देखते हैं तो आपको 30% याद रहता है। लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैं देखिए डायग्राम्स भी बना रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, आप देख भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग इससे नोट्स भी बना रहे हैं देख देख के। तो वॉचिंग अ मूवी, लुकिंग एट द एग्जिबिट, वॉचिंग अ डेमोस्ट्रेशन, सीइंग इज डन ऑन लोकेशन, तो हमें वहाँ से 30 के 50% के बीच में याद रहेगा। नेक्स्ट है 70% का क्या याद रहता है, जो भी हम
पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में और जो भी हम बातचीत करते हैं उसका हमको 70% याद रहेगा। अब जो मैं आपसे क्या करूँगी, लाइव डिस्कशन करूँगी, तो लाइव डिस्कशन में क्या होगा कि आप लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, आप मेरे साथ डिस्कशन भी करेंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तो आपको वो चीज़ 70% तक याद रहेगी। एंड डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस, डूइंग द रियल थिंग्स। और अगर मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आप किसी और को पढ़ा देते हैं, ठीक है, या आप किसी और को समझा पाते हैं, तो उसका आपको 90% याद रहेगा। तो इस तरह से ये जो अनुभव का कौन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें रीडिंग, हियरिंग, सीइंग, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग एंड खुद से करना, तो रियल थिंग्स को खुद से करना, ये सब क्या है आपका ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे के मतलब ये 1 यहाँ से लेके 1 2 3 4, ये जो 4 आपके हैं ये सब पैसिव मोड में है, यानी कि आप सिर्फ आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो है आपका पार्टिसिपेशन करना और ये सब, ये आपका एक्टिव मोड में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्टिव हैं, बाकी सभी के सभी पैसिव मोड में है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मान लीजिए आप इसको वॉचिंग करने के साथ अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपका 70% वाला आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकते हैं। सो ये था ओन ऑफ लर्निंग। सो गाइज यहाँ पे है आपके सामने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया। कितने तरह की मीडिया होती है, एक होता है प्रोजेक्टेड मीडिया, दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया, ऑडियो मीडिया, मोशन मीडिया, हाइपर मीडिया एंड गेमिंग मीडिया। तो गेमिंग मतलब जहाँ पे हम गेम्स वगैरह सारे रहते हैं, तो गेम्स के थ्रू, ठीक है। तो हाइपर मीडिया का मतलब होता है कि जैसे कि वीडियो और आप ऑडियो को, दोनों चीज़ों को जब यूज़ करते हैं एक साइड, एंड साउंड और वीडियो को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हाइपर मीडिया। मोशन मीडिया का मतलब है जो चीज़ें मूव करते हुए दिखती हैं, मोशन मीडिया, ठीक है। सो बेसिकली मोशन का मतलब है जो ग्राफिक मीडिया को हम मोशन में डालकर वो चलता हुआ हमको दिखता है, ठीक है। ऑडियो का मतलब जो हम सुनते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया और प्रोजेक्टेड मीडिया, ठीक है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्टेड मीडिया में वो स्लाइड्स वगैरह आ जाती हैं, प्रोजेक्टर का जहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और नॉन प्रोजेक्टर जैसे कार्टून बना दिया, ठीक है, या फिर पोस्टर लगा दिया, तो पोस्टर, कार्टून्स बनाना, ग्राफ्स बनाना है, ठीक है, ये सब नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया में आते हैं। और स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोजेक्टेड मीडिया में आती हैं। तो इस तरह के टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मीडिया। तो क्या बेनिफिट है इंस्ट्रक्शनल मीडिया को यूज़ करने का। गेन द होल्ड द अटेंशन ऑफ द लर्नर, ठीक है। जब हम इंस्ट्रक्शनल मीडिया में किसी अच्छी थोड़ी कलरफुल चीज़ों का या मीडिया का यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो काफ़ी सारे लोग बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर पीपीटी बनाते हैं, उसमें काफ़ी सारा एनिमेशन डालते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि आप लोगों की अटेंशन को लेना। दूसरा होता है रिकॉल रिक्वेस्ट, जो भी हमने बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको बहुत आसानी हो जाती है रिकॉल करने में, ठीक है। आपने क्या किया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ये वीडियो दोबारा देखना है, तो दोबारा आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। थर्ड है प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव टू द लर्नर, ठीक है। यहाँ पे जो भी लर्नर है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी फुलफिलमेंट होती है। सपोर्ट लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल एंड विजुअल एलेबोरेशन, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके जिसके द्वारा विजुअल एलेबोरेशन के द्वारा हम उनको पढ़ा सकते हैं। पिक्चर का कोई यूज़ कर सकते हैं, कोई क्लिप डाल सकते हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। फोकस अटेंशन और हाईलाइट की पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे मैं ये जो रेड वाला यूज़ कर रही हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट वाला यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, ये चेंज कर सकती हूँ। तो ये सब इससे क्या है, हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने से क्या है कि आपका अटेंशन ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका यूज़ करना। फैसिलिटीज द क्रिएट इम्पैक्ट, ठीक है, अब आपके ऊपर इम्पैक्ट भी बढ़ाया जा सकता है, प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो फैसिलिटी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, इससे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को समझ सकें। इसका देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है। इसका एग्जाम्पल में देखिए मैं समझाती हूँ कि मतलब क्या बेनिफिट है। एक ये टीचर है, दो पिक्चर हैं। एक टीचर लोगों को ये बताना चाहता है कि एलिफेंट क्या होता है। तो पहले वाले में क्या किया, उसने एक भाषण दिया एलिफेंट के बारे में कि एलिफेंट के 4 पैर होते हैं, सूंड होती है, ठीक है, उसके कान होते हैं, उसके एक दांत होते हैं, लाइक दैट। तो ये जो स्टूडेंट है इसने उसकी पिक्चर इस तरह की बनाई,
दूसरा स्टूडेंट है उसने इसकी पिक्चर इस तरह की बनाई और तीसरा जो स्टूडेंट है उसने इसकी पिक्चर इस तरह से अपने माइंड में बनाई। तो इन तीनों ने जो एलिफेंट के बारे में इन्होंने बताया वो अलग अलग सोचा, राइट। लेकिन पिक्चर 2 में क्या किया कि इन्होंने इंस्ट्रक्शनल मीडिया का यूज किया और इस पिक्चर को डिस्प्ले किया कि दिस इज द एलिफेंट। तो तीनों स्टूडेंट ने एक ही तरह से एलिफेंट की पिक्चर अपने दिमाग में बनाई। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, दोनों पिक्चर्स में बहुत डिफरेंस है। तो ये एक करेक्ट तरीका है और ये एक रॉन्ग तरीका है जिसके द्वारा हम अपने लर्नर्स को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शनल मीडिया का यूज करें। सो नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या यूज है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे फॉर हेल्पिंग लर्नर टू आर्टिकुलेट एंड रिप्रेजेंट व्हाट दे नो। ठीक है, यहाँ पे जो भी लर्नर्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उनको क्या आता है। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट दे हैव लर्न एंड हाउ दे कम टू नो इट। सो पहले में हमने देखा कि लर्नर आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बहुत अच्छे स्पष्ट क्लियरिटी। आर्टिकुलेट का मतलब कि क्लियर तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पाना। और दूसरे में रिफ्लेक्ट, यानी कि वो अपनी चीज़ों को मननात्मक तरीके से समझ सकते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप खुद कैसे समझ पा रहे हैं। ये रिफ्लेक्टिव हो गया। ठीक है, थर्ड है फॉर सपोर्टिंग लर्निंग इंटरनल नेगोशिएशन एंड मीनिंग मेकिंग। ठीक है, तो जिससे आप अपना खुद का एक मीनिंग समझ सकें, आंतरिक रूप से आप इनको अपने आप से इन चीज़ों को अपना मीनिंग के अपने अंदर इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, एक मीनिंग डेवलप कर पाएँ। ठीक है, वो कर पाते हैं आप ज़्यादा जब मीडिया का ठीक मीडिया का जब यूज़ होता है। आप देखिए डिफरेंस समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा डिफरेंस है कि आप एक कोई बुक उठाइए, उससे इसी टॉपिक को आप पढ़ लीजिए एक बार और उसी से रिलेटेड आप इस पीपीटी को देख लीजिए। आपको डिफरेंस एकदम समझ क्लियर आ जाएगा कि मीडिया का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्टिंग पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग फॉर सपोर्टिंग माइंडफुल थिंकिंग। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है या जो भी चीज़ों को लेके हमारा सोचना है, हम उसको और ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं, यानी कि बहुत ही रचनात्मक तरीके से हम चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी पीपीटी देख के हो सकता है आप लोगों के मन में आ जाए कि ये अच्छा नहीं है, मैं इससे अच्छा बना सकता हूँ। तो आप बनाते हैं तो मुझे सेंड कर दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं चीज़ों को, आप क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी थिंकिंग को अच्छा कर सकते हैं, आप इंटरनल चीज़ों को और अच्छे से मीनिंग क्लियर कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग तरीके से आप सोच सकते हैं, आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सारे तरीके हैं वो मीडिया का जो रोल है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे देखते हैं बी रिमेंबर 20% ऑफ वॉट वी हीयर। हम सिर्फ वही 20% ही याद रखते हैं जो हम सुनते हैं। बी रिमेंबर 30% ऑफ वॉट वी सी। हम जो देखते हैं वो 30% याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप पिक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब तो और ज़्यादा हो सकता है आपको याद रहे, ये आइज़ है। ठीक है, ये ईयर बनाने का कोशिश किया है। वी रिमेंबर 50% वॉट वी सीयर एंड हीयर। तो जो भी हम सी करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, तो ये वाला 20 और 30 दोनों मिला दो तो 50% हो गया। तो सुनना और देखना दोनों मिला के, तो ये जो आप पीपीटी है इसमें आपको 50% याद रहेगा। लेकिन अगर आपने इसमें नोट्स वही बनाया तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। सो बी रिमेंबर 90% ऑफ वॉट वी से एंड डू। तो जो हम खुद कहते हैं, खुद करते हैं, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर एंड आई डू, आई अंडरस्टैंड। ये मैं बार बार इसलिए कोट कर रही हूँ गाइस, ताकि आप समझें कि आपको क्यों याद नहीं रहता। काफ़ी सारे लर्नर्स मुझे पूछते हैं कि मैम हम भूल जाते हैं। तो गाइज काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, बस स्टूडेंट मैसेज करते हैं मैम याद नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं होता। तो कंसंट्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर सिर्फ सुनेंगे तो 20% याद रखेंगे, देखेंगे तो 30% याद रखेंगे और करेंगे तभी 90% याद रखेंगे। सो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी स्टडी में इस चीज़ को शामिल भी करें। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों को लिखने की कोशिश करें, छोटे छोटे चार्ट्स बनाएं खुद से और उनको लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, सो एक छोटा सही आपके लिए था। इसके बाद देखते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स क्या होती हैं, किन किन अनुदेशात्मक तकनीकों का हम
प्रयोग करते हैं। सो इंस्ट्रक्शनल strategy are techniques teacher use to help student become independent strategic learners. So these strategy become learning strategies when student independently select the appropriate ones and use them effectively to accomplish tasks or meet goals। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका गोल है कि आपको नेट पास करना है, ठीक है, तो आपको मैंने अभी जो भी बताया इस तरीके को आप इंडिपेंडेंटली यानी कि अपने आप किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ करें, प्रभावात्मक तरीके से आप इसका खुद से जिस दिन यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी हैं या जो भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, तो टीचर ने तो आपको बता दिया कि आपको कैसे यूज़ करना है। अब ये आपके ऊपर है कि स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनना है और वो इन स्ट्रेटजी को अपनी लर्निंग में यूज़ करे, तभी वो सही तरीके से इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का अपने गोल को पाने के लिए यूज कर सकता है। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स का यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप उसको कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शनल स्टडीज में नंबर 1 है मोटिवेट स्टूडेंट एंड हेल्प देम फोकस अटेंशन। ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने वाली हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ एज ए एजुकेटर या एज ए टीचर, तो मेरा काम क्या है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ ताकि आप अपना अटेंशन जो है, अक्सर ये होता है थोड़ा टाइम पढ़ने के बाद बच्चा भटक जाएगा और उसको फिर अटेंशन खत्म हो जाता है, तो आपका जो अटेंशन है वो अटेंशन बना रहे आपके फोकस पे। तो ये मेरा काम है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। सेकंड है यहाँ पे ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग। तो मैं आपको ऑर्गेनाइज ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ इन ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसा नहीं कि मैंने आज करिकुलम में पढ़ा दिया, उसके बाद यूनिट 10 पढ़ा दी, उसके बाद यूनिट 1 पढ़ा दिया, तो होगा क्या कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं मिल रही है। हालांकि मैंने ऐसा किया है, पार्ट सी आपको पढ़ाया बाद में, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज तरीका नहीं हुआ। तो ऑर्गेनाइज तरीके से जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग को ज़्यादा बढ़ाती है। थर्ड है यहाँ पे मॉनिटर एंड असिस्ट लर्निंग। इसके साथ साथ मैं क्या करूँ, आपको मॉनिटर करूँ और आपकी लर्निंग को देखती रहूँ। जैसे मैं आपके टेस्ट लेती हूँ टाइम टू टाइम पे, तो वो एक मॉनिटरिंग करने का तरीका है। आपको असिस्मेंट करती रहती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। सो ये इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं टीचर्स के लिए। अब स्टूडेंट्स के लिए भी इसी तरह की सेम हो सकती है कि आप मेरा असिस्मेंट करते रहिए, है ना, आप भी मुझे मोटिवेट करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप लाइक करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मेरा भी अटेंशन बना रहता है कि अच्छा ठीक है, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो चलो और मोटिवेशन आता है। जैसे आपको आता है सेम टीचर्स के साथ वैसा ही होता है। आप भी मुझे मॉनिटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी दिन आपको लेसन मैंने डिलीवर नहीं किया, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम आज का लेसन रह गया। तो इस तरह से जब टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस 2 वे चलता है, यानी कि आप और मैं आपस में 2 वे, पैसिव मोड में ना हो कि हम लोग जब एक्टिव मोड में काम करेंगे तो वो सही तरीके से इंस्ट्रक्शनल मीडिया और स्ट्रेटजी का प्रयोग माना जाएगा। सो गाइज देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की मेथड्स क्या हैं। सो मेथड्स पे बेसिकली जो विधियां हैं उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए मैं अभी आपसे वही डिस्कस कर रही थी पिछली स्लाइड में कि कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हम एक दूसरे को सहयोगात्मक तरीके से अधिगम करेंगे। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का यहाँ पे मीनिंग है कि मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ वो आप याद करें, मैं अगर टाइम से सारी चीज़ें कर रही हूँ तो आपको भी वही हार्डवर्क करना है। तो यहाँ पे आप और मेरे बीच में क्या कोऑपरेशन है, उससे रिलेटेड लर्निंग। सेकेंड है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अगर आप लोगों का ग्रुप ओपन रहता है तो आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा रहता है। लेकिन आप लोगों का ओपन इसलिए नहीं किया जाता है कि अक्सर आप लोग जो डिस्कशन फिर आपका वो गैर ज़रूरी होने लगता है, तो वहाँ पे इसलिए इसको नहीं करते। लेकिन अगर आपका एक हेल्दी डिस्कशन है सिर्फ और सिर्फ टीचिंग को लेके, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को लेके, तो वो बहुत अच्छा है, वो आपकी टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं या कुछ हैं तो आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। थर्ड है इंडिपेंडेंट स्टडी। ठीक है, आपको कुछ टाइम इंडिपेंडेंट रूप से भी स्टडी करना चाहिए, वही आपका असली जो अध्ययन है, स्टडी है, वही हो पाएगा कि आप खुद से बैठ जाइएगा और इंडिपेंडेंटली खुद से पढ़िए, खुद से अपना आइडिया थॉट्स को जनरेट करिए। फोर्थ है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। तो जो पोर्टफोलियोज़ को किस तरह डेवलपमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो हम अपना डेली लिखते जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, उसको किस तरह से डेवलप करें। फिफ्थ है जर्नल्स एंड लर्निंग लॉग्स। बहुत सारे जर्नल्स निकलते हैं, लर्निंग के लॉग्स आते हैं, ठीक है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, उससे आपको हेल्प मिल सकता है।
रोल प्लेइंग, ठीक है, आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा कर दिखा रहे हैं टीचर बन के, तो उससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजर, ठीक है, आप संज्ञानात्मक तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको उस मेथड से भी आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिटरेचर रिस्पॉन्स, ठीक है, जो भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसको कैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं, उसको कैसे समझते हैं बेसिकली। सर्विस लर्निंग, ठीक है, आप किस तरह से लर्निंग को समझ रहे हैं, किस तरह से इश्यू बेस्ड इंक्वायरी है, आप बहुत सारी इंक्वायरीज करते हैं मुझसे कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ए आंसर है या बी है, या आपने कहा ये बात तो जॉन डीवी ने कहा है, ठीक है, या आपने कहा कि ये वाला जो मेथड है वो महात्मा गांधी ने बताया था, तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा। तो आप इशू बेस्ड जब इंक्वायरी करते हैं तो वो भी सब क्या है, एक मेथड्स होते हैं। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम ट्रांजिशन। तो करिकुलम ट्रांजिशन का यहाँ पे क्या मीन है। सो करिकुलम ट्रांजिशन का यहाँ पे मीनिंग है, करिकुलम ट्रांजिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के जो बहुत अलग अलग लेवल हैं, जैसे हायर लेवल है, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, तो किस लेवल का एजुकेशन है उस सब्जेक्ट या एरिया से रिलेटेड हम किस तरह से उसको संगठित ऑर्गेनाइज करते हैं करिकुलम को, या किस तरह से उसकी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं करिकुलम ट्रांजिशन। Specifically, curriculum transition or implementation not only refer to the teaching of the content of various theory subject out, also the practical work to be done in each area of study as prescribed। तो जिस तरह की स्टडी आपको बताई गई है, जैसे डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब करता है कि ये मेडिसिन खाइए, तो जिस तरह की स्टडी की आपको नीड है, जो एरिया में आप स्टडी कर रहे हो उसमें आपको किस तरह का प्रैक्टिकल वर्क करना है, और वहाँ पे आपको किस तरह का जो कंटेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क की भी बात करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांजिशन का जो मतलब है, आप समझ लीजिए कि कैसे आप लागू करते हैं, ठीक है, कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ट्रांजिशन का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, या सीधा सा इसको कैसे आप करिकुलम को लागू करते हैं। तो वो लागू करने में सिर्फ सब्जेक्ट ही या थ्योरी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क की भी महत्वता होती है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर करिकुलम ट्रांजिशन। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आवश्यकताएं होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम ट्रांजिशन में यूज़ करते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है रिव्यू ऑफ द वर्क, 4 है हमारा क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, एड्रेसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रंस, नोइंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एट द टाइम्स, एंड 7th है हमारा टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट्स। तो इसको देखते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है किस तरह से हम योजना बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से हम करिकुलम की योजना बनाएंगे। तो योजना का इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने योजना बनाई कि मैं आपको डेली 5 आवर्स पढ़ाऊंगी, अब इसको लागू कैसे करेंगी। तो अब पता चला कि 5 घंटे तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिसी जो प्लानिंग थी वो गलत थी। तो प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी संबंध है, एक कनेक्टिविटी है। 3rd है टाइम मैनेजमेंट, कैसे हम टाइम को मैनेज करें, ठीक है, जो भी हमने काम किया उसको रिव्यू, दोबारा से उसको कैसे देखें, हमारा जो कम्युनिकेशन है आपके और मेरे बीच में ये कैसे कितना क्लियर हो सकता है, ठीक है। जैसे क्लियरिटी का मतलब क्या है, बैरियर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नॉइज़ होने लगी तो वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, या आपका फ़ोन आया मैंने नहीं उठाया, आपका मैसेज आया मैंने नहीं उठाया, तो क्लियरिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो भी इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। एड्रेसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन, अब मुझे ये भी देखना है कि जो मेरे पास स्टूडेंट हैं उनका लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है। लोगों को जानना, उनको समझना, उनको ऑब्जर्व करना, उनका निरीक्षण करना हर टाइम, वो भी एक आपका करिकुलम ट्रांजिशन या इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। और अल्टरनेट यानी क्या विकल्प हैं, किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था है, वो भी आपका करिकुलम ट्रांजिशन में आता है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।